ये गणतंत्र दिवस है। क्या मतलब होता है गणतंत्र का? हमारा भारत एक गणराज्य है। हाँ, गणराज्य है। मतलब क्या है गणराज्य का? देखो, अध्यापक होने के नाते मेरा एक ये रहता है कि जितना ज्यादा हम एक्सप्लेन कर सकें, हर चीज का अर्थ तुमको हम समझा सकें, तो उसी को समझाने का प्रयास करते हैं बार बार। और तुमसे कहते हैं, तुम छोटी सी एक बात बोल देते हो, तुमको वहीं पे रोक देते हैं। अक्सर करते हैं क्लास में भी कि कुछ तुम बोलते हो फिर रोक देते हैं, फिर पूछते हैं इसका मतलब बताओ। क्योंकि तुम जो कह रहे हो उसकी क्लैरिटी तुम्हें होनी चाहिए, और तुम जो कर रहे हो उसकी क्लैरिटी भी तुम्हें होनी चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, उसके परिणाम क्या निकलेंगे, निष्कर्ष होगा क्या, ये जाएगा कहाँ पर, इसका अंत कहाँ होगा। तो गणतंत्र से ही शुरुआत करते हैं। जैसे आजाद हुए हम लोग, तो हम लोग आजादी का पर्व मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस कहा गया उसे। फिर हमने अपने लिए एक अनुशासन बनाया, एक नियम बनाए, जिस नियम के तहत हमको चलना था, हमारे राष्ट्र को चलना था, उसके लिए हमने नियम की एक किताब बनाई और उसका नाम दिया संविधान। आज ही के दिन वो संविधान लागू किया गया था, इसलिए हम आज के दिन गणतंत्र मनाते हैं। गणतंत्र ही क्यों मनाते हैं, संविधान दिवस क्यों नहीं मनाते हैं? उसके पीछे भी यह है कि गणतंत्र का अर्थ तुम्हें अगर पता है तो तुम इसको अच्छे से समझ पाओगे। पहले हमारे यहाँ राजतंत्र हुआ करता था, और राजतंत्र में जो राजा कहता था वही नियम होता था, वही कानून होता था। कोई व्यवस्थित कानून नहीं होते थे, सबके अपने अपने कानून होते थे, सबका अपना अपना शासन होता था। फिर हमने पूरे भारत भूमि को एक धागे में पिरोया और एक नया एक कानून बनाया जिससे के तहत पूरा भारत चलता है। उसे नाम दिया गया गणतंत्र। गण मतलब लोगों का समूह, तंत्र मतलब शासन, मतलब पूरे भारत भूमि में जितने भी लोग रहते हैं उन सब का शासन, उन सबकी इच्छा से, उन सबके हितों का ध्यान रखते हुए, उन सबके अधिकारों का ख्याल रखते हुए जो कानून बनाए जाएंगे, देश उसके आधार पर चलेगा। और ये छोटी मोटी चीज नहीं थी, बहुत बड़ी चीज थी। इसलिए हम गणतंत्र मनाते हैं, उसी को बार बार याद करते हैं। क्योंकि जीवन में तुम कहीं भी कभी भी देखो, कहीं जाना चाहो, तो उसके लिए अगर कुछ सबसे जरूरी होता है तो वो ये है अनुशासन। तुम्हें कुछ भी पाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए तुम्हें जो चाहिए वो अनुशासन है। अगर तुम अनुशासन में नहीं हो तो तुम्हें कुछ भी हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम कहीं भी किसी रास्ते पे निकलते हो, कहीं जाना चाहते हो, और उस रास्ते में कई सारी बाधाएं आती हैं। बाधाएं आने पर तुम रास्ता अगर बार बार बदलते हो तो संभव है कि तुम मंजिल तक ना पहुंचो। लेकिन अगर तुम्हारा अनुशासन दृढ़ है, तुमने पहले से एक रोड मैप तैयार कर लिया है, एक प्लान पूरा तैयार कर लिया है कि हमको इस रास्ते से जाना है, इस रास्ते में जितने भी बाधाएं आएंगी, संकट आएंगे, हम उन सब से लड़ करके, जूझ करके आगे बढ़ते रहेंगे, निरंतर आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित ही एक ना एक दिन हम सफलता को पा लेंगे। नहीं पा लेंगे तो अपनी इस अधेड़ उम्र में मैंने जो 24-25 वर्ष की मेरी अधेड़ उम्र है, उसमें जो भी मैंने सीखा है उसका सार महज इतना है कि दुनिया में प्रेम और स्नेह फैलाना बहुत आसान है, लेकिन नफरत को मिटाना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के तौर पे अगर समझें तो किसी समतल खेत पर फसल उगाना जितना आसान है, एक जंगल को काट करके समतल खेत बनाना उतना ही मुश्किल है। संघर्ष तो आएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार मान जाएं, क्योंकि हार गए तो फिर दुनिया तुम्हें याद नहीं करेगी। दुनिया केवल जीतने वालों को याद करती है। संघर्ष तुम्हारा कितना भी कठिन क्यों ना हो, सब भूल जाएंगे। दुनिया उसे याद रखेगी जो जीतेगा। और हम लोग सोचते हैं कि हमें जीतने के लिए, लड़ने के लिए चाहिए होगा कि कोई आए, हमारा सहयोग करे, मदद करे, और फिर हम आगे बढ़ें। ऐसा कभी नहीं होगा। कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम खुद हो। तुम्हारी मदद अगर कोई कर सकता है तो वो तुम हो, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। चलना तुमको अकेले ही पड़ेगा। जीवन का साथी मिल जाएगा, पर मंजिल पर चलने के लिए कोई साथी नहीं होगा। तो ये जीवन का जो संघर्ष है, ये मंजिल का जो
तुम्हारा रास्ता है, उस पे तुमको अकेले ही चलना पड़ेगा। ये संघर्ष तुमको अकेले ही तय करना पड़ेगा। कल ऐसे ही बैठे थे हम शाम को और अपनी ही जर्नी याद कर रहे थे। बैठे थे, अचानक से पढ़ने का कुछ मन नहीं था, मन एकदम शांत था बिल्कुल। तो कुछ ऐसे ही मन में आया और मैंने 2-4 लाइनें लिखी अपनी ही जीवन वृतांत के बारे में, और मुझे लगता है वो सबके लिए फिट बैठेंगी। सबकी कहानी लगभग एक जैसी है। तो वो कहानी कुछ ऐसा ही थी कि मैंने जीवन की शुरुआत अकेले ही की है और अकेले ही संघर्ष किया है। संघर्ष में कई सारे लोग आएंगे, जुड़ेंगे, कई सारे छोड़ के चले जाएंगे, पर कभी कभी हताशा भी होती है कि कोई आया चला गया। कभी कभी ये लगता है कि क्यों ऐसा हुआ, हमारे ही साथ क्यों होता है। सबको यही लगता है ना कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे ही साथ ऐसा हुआ है, सबके साथ ही यही होता है। तो यही नियम है जीवन का, यही वास्तविकता ही है कि यहाँ सुख और खुशियाँ क्षण भर के लिए आती हैं। अगर कोई चीज़ स्थायी है तो वो संघर्ष है। तो जो स्थायी है, जिसको बदला ही नहीं जा सकता है, उसके साथ जीना सीख लेना चाहिए। तो मैंने लाइनें कुछ ऐसा लिखी थी। मैं अकेला ही चला था सत्य की इस राह पर, मैं अकेला ही चला था सत्य की इस राह पर, ठोकरें खाकर उठा हूं, बढ़ चला हूं आह भर। ऐसे मैंने लिखा था, मैं अकेला ही चला हूं, मैं अकेला ही चला था सत्य की इस राह पर, ठोकरें खाकर उठा हूं, बढ़ चला हूं आह भर। मैं ना थका हूं, ना रुका हूं, ना रुकूंगा उम्र भर, सांस चाहे रुक भी जाए, मैं रुकूंगा जीत कर। मैं अकेला ही चला था, मैं चला था जब अकेला कोई ना था साथ में, चलते चलते बढ़ते बढ़ते हाथ आए हाथ में, देखते ही देखते यूं बन गया था कारवां, फिर खड़ा हूं मैं वहीं पर था जहां मैं हूं वहां। छोड़कर सब जा चुके हैं, मैं अभी भी हूं डटा, ना डरा था ना डरूंगा, ना अभी मैं हूं डरा। ना जीत का आमोद है ना हार की चिंता मुझे, उस सूर्य का मैं अंश हूं जो आंधियों में ना बुझे। क्या है पाया क्या है खोया सोच कर मैं रो पड़ूंगा, क्या है पाया क्या है खोया रो पड़ूंगा सोच कर। अब अड़ा हूं रिश्ते नाते खुशियां सारी छोड़कर, मैं अकेला ही चला था सत्य की इस राह पर, ठोकरें खाकर उठा हूं बढ़ चला हूं आह भर। मैं ना थका हूं ना रुका हूं ना रुकूंगा उम्र भर, सांस चाहे रुक भी जाए मैं रुकूंगा जीत कर। तो ऐसे ही तुम्हें भी रुकना नहीं है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले पड़ गए हो, जब भी तुम्हें लगे कि कठिनाइयां बहुत बड़ी हो गई हैं, जब भी तुम्हें लगे चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि उनसे पार नहीं पाया जा सकता, तब ये तुमको हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये महज एक पड़ाव है और इसे तुम्हें पार करना ही पड़ेगा। वीडियो गेम के जैसे एक पड़ाव पार करोगे, अगला पड़ाव उससे कठिन आएगा। एक बार ये भी लगेगा कि शायद ये पार नहीं हो पाएगा, फिर जब प्रयास करते रहोगे वो पड़ाव भी पार हो जाएगा, अगला लेवल उससे भी कठिन आएगा। तुम्हें लगेगा यार लगता है अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, पर ऐसा नहीं है। ये जीवन है, वीडियो गेम के ही तरह चलता है। जितने लेवल पार करते जाओगे अगला लेवल उससे कठिन आता जाएगा। तो तुम लोगों को डरना नहीं है। तुम लोग तो हनुमान हो ना, तुमको तो बिल्कुल नहीं डरना है। तुम हनुमान हो, तुमको बस जरूरत है एक जामवंत की, जो तुमको तुम्हारी शक्तियों का आभास करा सके। बहुत सारे लोग आएंगे रास्ते में, तुम्हें चिढ़ाने का प्रयास करेंगे, तुम्हें दबाने का, तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, कई बार दाना डालेंगे, पर उनको ये नहीं पता है कि दाना डालकर कबूतर पकड़े जाते हैं, बाज नहीं। और तुम लोग तो मेरे वो बाज हो कि जिसको अगर पिंजड़े में भी बंद कर दिया जाए तो तुम पिंजड़ा लेके उड़ जाओगे। तो तुमको तो रुकना ही नहीं है, हार तो मानना ही नहीं है। अपने आप को कभी कमजोर तो बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि तुम कमजोर हो ही नहीं। तुम इस कलयुग के हनुमान हो।
तुमको अपनी शक्तियों का आभास होना चाहिए। पर होता ऐसे है कि हमारी शक्तियों को हमसे छुपाया जाता है। हमको बार बार ये समझाया जाता है कि हम में तो इतना साहस है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। बार बार हमको ऐसा ही समझाया जाता है, जबकि हम वो हैं जो दुनिया को राह दिखाने वाले हैं। हमारी सोच को संकुचित किया जा रहा है, हमारी मानसिकता को कुंठित किया जा रहा है। पहले अंग्रेज आए थे फिजिकली और हमें बेड़ियां डाल करके हमारी भारत भूमि पर हमें गुलाम बनाया था। आज भी तुम गुलाम हो, कहने को स्वतंत्र हो, पर आज भी तुम मानसिक तौर पर गुलाम हो। कभी पढ़ने बैठते हो और अचानक से फोन में एक ट्रिंग करके नोटिफिकेशन आता है और तुम सोचते हो बस एक नोटिफिकेशन देखें, बस यही देखेंगे क्या आया है, किसी का मैसेज आया होगा, और देखते हो किसी का एक लिंक आया है रील का, तो सोचते चलो अच्छा देख लेते हैं क्या है इसमें, बस एक ही देखेंगे, एक देख लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। वो एक देखते हो, एक के बाद मन करता चलो एक और देख लें, फिर 1 2 3 करते करते सोचते अच्छा चलो 5 मिनट देखेंगे, 5 मिनट में माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर उसके बाद में आराम से पढ़ने बैठेंगे। वो 5 मिनट करते करते कब 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है तो तुम्हें पता भी नहीं चलता। हाँ, ये भी होता है कि डेटा इतना सारा मिल रहा है तुमको कि तुम पूरा दिन बैठे बैठे रील देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं होती। और सोचो क्या दुनिया भर में जितने भी रील बनाने वाले, वीडियो बनाने वाले, क्या वही सारी चीजें बनाते हैं जो तुमको पसंद है? क्या ऐसी सारी चीजें नहीं है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, जो तुम्हारे पसंद की ना हो, जिसको तुम देखो तुम्हारा मन भर जाए कि यार अब नहीं देखना, अब पढ़ लेते हैं? ऐसे भी बहुत सारे होंगे, पर तुम्हें वो क्यों नहीं दिखते? तुम्हें वही क्यों दिखता है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है? घूम घुमा करके तुम्हें वही सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। अब तुम डिजिटल गुलाम हो चुके हो, अब भी तुम अंग्रेजों के ही गुलाम हो, कुछ पश्चिमी देशों के गुलाम हो, जिन्होंने ये सोशल मीडिया इंटरनेट बना करके तुमको बार बार वही सारी चीजें दिखा रहे हैं जिससे तुम्हारी मानसिकता कुंठित हो जाए, तुम्हारे ही इंटरेस्ट की चीजें। तुम जैसे वीडियो देखते हो, जिस वीडियो पे ज्यादा समय देते हो, जिस वीडियो को तुम लाइक करते हो, शेयर करते हो, आगे फॉरवर्ड करते हो, उसी प्रकार के वीडियो तुमको बार बार दिखने लगते हैं। इससे क्या होगा? एक ही प्रकार की विचारधारा तुम्हारे दिमाग में आती रहेगी बार बार, और तुम्हारी मानसिकता कुंठित हो जाएगी, तुम्हारी सोच छोटी हो जाएगी, तुम खुल करके स्वतंत्र रूप से सोच नहीं पाओगे। और इसका परिणाम क्या होगा? शारीरिक रूप से तो तुम स्वतंत्र हो, कहने को तो तुम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हो, लेकिन मानसिक तौर पर तो तुम तब भी गुलाम हो। जिस प्रकार की विचारधारा तुमको समझाई जानी है वो समझाई जा रही है और तुम उसको मान भी रहे हो। बहुत सारे लोग हैं इसका दुरुपयोग कर करके अपना फायदा उठा रहे हैं, और ऐसे में हम लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम सिर्फ उनके लिए एक प्रयोग करने की वस्तु बन गए हैं, इसलिए हमको ये सब सोचना पड़ेगा। समस्या ये है ना कि हमको खुद पर गर्व नहीं है, और खुद पर गर्व कैसे करोगे? सबसे पहली तो अपनी तुम्हें भाषा पे गर्व होना चाहिए। हमको ऐसे सिखा दिया गया है कि अगर तुमको अंग्रेजी के 2-4 वर्ड आते हैं तो तुम फिर पढ़े लिखे एलीट क्लास के हो, लेकिन तुम अगर अपनी मातृभाषा में या अपनी बोली में बोलते हो, फिर तुम कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, तुम गंवार हो। ऐसा सिखाया गया है। अंग्रेजी के 2-4 वर्ड तुमको अगर आते हैं, या ओके, यस, थैंक यू, तो तुम एलीट क्लास के हो, अदरवाइज तुम गंवार हो, तुमको कुछ नहीं आता। फिर तुमको कितने भी बड़े तुम विज्ञान के ज्ञानी हो, साइंस में तुमको कितना ही आता हो, मैथमेटिक्स के तुम कितने ही बड़े धनुर्धर हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर अंग्रेजी के तुमको कुछ वर्ड नहीं आते तो तुम गंवार हो। ऐसी मानसिकता फैलाई गई, और हम मान भी रहे हैं ऐसा ही। हम मानते जिसको अंग्रेजी आती है वो भले ही कितना ही खच्चर क्यों ना, मान लेते पढ़ा लिखा आदमी है, जबकि भाषा क्या है? सिर्फ एक माध्यम है अपनी बात को दूसरे तक समझाने का, अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने का। भाषा इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। लेकिन हमें ऐसा भरा जा रहा है कि तुम अगर हिंदी बोलते हो तो तुम अनपढ़ हो, तुम गंवार हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, और तुम्हें अगर अंग्रेजी आती है तो तुम बहुत ज्यादा ज्ञानी हो। तुमको ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि तुम भविष्य हो इस देश का।
तुम भारत माँ के वो वीर सपूत हो और तुम्हें ही आगे चल करके देश बचाना है। तुम अगर देश को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अस्त्र उठाने पड़ेंगे, और अगर संस्कृति बचाना चाहते हो तो तुम्हें शास्त्र उठाने पड़ेंगे। तो अपने कल्चर पे गर्व करना सीखो। तुम्हारे कल्चर में इतनी ज्यादा दृढ़ता है, इतना ज्यादा समुंदर है पूरा, जिसके अंदर जितना तुम मथोगे उसको उतना उसमें से रस निकलता रहेगा। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कई बार बहुत आसान शब्दों में बहुत सारी बातें कही हैं। जैसे कहा है कि इंसान ठोकरें खा करके सीखता है। अच्छी बात है, ठोकरें खानी चाहिए, पर उससे अच्छी बात यह होगी कि तुम अगर दूसरों की ठोकरों से सीख सको। क्योंकि अगर तुमने ये ठान लिया कि हम खुद की ठोकरों से ही सीखेंगे, बार बार ठोकरें खाओगे, कब तक ठोकरें खाओगे? ये जीवन तो ठोकरें खाने में निकल जाएगा। सीखोगे कब? आगे बढ़ोगे कब? इसलिए तुम्हें आवश्यकता होगी किसी एक ऐसे जामवंत की जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके, जिसने वो सारे ठोकरें खाई हो जो भविष्य में तुम भी खा सकते हो, जिसके पास उन सारी ठोकरों का अनुभव हो। इसलिए तुम्हें उसके अनुभवों को मानना पड़ेगा, उसका अनुसरण करना पड़ेगा। और सबको समझाया भी नहीं जा सकता। अगर हम कहते हैं कि सब मान लेंगे तो नहीं मानेंगे, क्योंकि सबको नहीं समझाया जा सकता, और यह सत्य है। अगर सबको समझाया जा सकता तो बांसुरी बजाने वाला वो कन्हैया कभी महाभारत नहीं होने देता। तो सब तो नहीं समझ सकते, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी राह ही छोड़ दें। टीचर होने के नाते हम समझाना ही छोड़ दें। कई बार यहाँ क्लास में कहानियां सुनाते रहते हैं, इधर उधर की बातें बताते रहते हैं। मुझे भी लगता है कि सारे बच्चों को समझाया जा पाना असंभव है, नहीं समझाया जा सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो रास्ता ही छोड़ दें, अपना कर्तव्य छोड़ दें। हम अपना कर्तव्य नहीं छोड़ेंगे। जो मुझे कार्य दिया है इस प्रकृति ने, हम उस पर लगे रहेंगे आखिरी सांस तक। संघर्ष आएंगे। संघर्ष ऐसा कौन है जिसके जीवन में संघर्ष आए नहीं है? अगर भगवान भी इस धरती पर आए हैं तो संघर्ष उनको भी झेलना पड़ा है। और यही अटल सत्य है कि अगर तुमने संघर्ष झेला है तभी तुम महान बनोगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है तुमको महानता के रास्ते पर ले जाने का, तुमको महान बनाने का। तुम तभी सफल होगे जब तुम संघर्षों से झेल करके ही, जूझ करके ही आगे बढ़ोगे। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। ये बिल्कुल मत सोचो कि संघर्ष सिर्फ तुम्हारे जीवन में है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो ये मान ले कि वो गलत रास्ते पे है। कोई भगवान भी यहां आया है तो संघर्ष उसको भी झेलने पड़े हैं। कौशल्या के राम जब तक महलों में रहे तब तक वो सिर्फ राजकुमार राम थे। जब वो जंगल में गए, 14 वर्ष का वनवास काटा, संघर्ष झेले और वापस लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन करके। तो सोना जितना तपाया जाएगा उसकी कीमत उतनी ही बढ़ेगी। ये संघर्ष वो आग की भट्टी है जिसमें तुम्हें जलना ही पड़ेगा अगर तुम निखरना चाहते हो। उसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ का। अगर तुम चाहते हो सफल होना तो तुम्हें संघर्ष करना ही पड़ेगा। अगर तुम सूरज की तरह तपना चाहते हो ना कि हम सूरज की जैसा चमके, हमारा भी नाम बड़े बड़ों में आए। कई बार देखते हो ना, आज सोशल मीडिया का जमाना है और ये हाइप बना दी जाती है। कोई एक आदमी होगा, सक्सेस होगा, उसके 50 वीडियो तुमको बार बार दिखाए जाएंगे। तुम्हें लगेगा कि हमको भी ऐसे ही बनना है, कहीं आगे चल करके लोग हमें भी देखें ऐसे ही। तो उसके लिए सूरज की तरह अगर चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। बिना तपे तुम चमक नहीं सकते। तुम दूसरों की सफलता की कहानियां सुनते हो तो तुम्हें सिर्फ सफलता दिखाई देती है, उसके पीछे का संघर्ष तुम्हें नहीं दिखाई देता। यही बात मैंने शुरुआत में भी कही है, तुम सफल हो जाओगे, लोग तुम्हारा गुणगान गाएंगे, लेकिन जो इस राह में हार मानकर बैठ जाएंगे, उन्होंने कितना संघर्ष किया है दुनिया उसको भूल जाएगी। दुनिया सिर्फ जीतने वाले को याद रखती है, हारने वाले को कोई याद नहीं रखता। तुम में से कई सारे हैं यहां आते हैं, पढ़ते हैं, तैयारियां करते हैं। कुछ आते हैं 2 महीने 3 महीने तैयारी की, उनको कुछ नहीं लगा और छोड़ दिए। जबकि मुझे कई बार ऐसा लगा कि उन बच्चों में कुछ पोटेंशियल है, वो कर जाएंगे, बस उन्हें समय देना पड़ेगा। वो सारी चीजें तुरंत का तुरंत नहीं होती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष में लगना पड़ता है।
शॉर्टकट नहीं होता किसी चीज का। पर वो 1-2 महीने में ही सोचते हैं कि हम सफल हो जाएंगे, नहीं हुए तो वहीं छोड़ देते हैं। क्या मतलब होगा उसका, गुमनामी भरी जिंदगी का। अगर जब तक सफल नहीं हुए हो तुम, तब तक तुम्हारा संघर्ष किसी काम का नहीं है। सफल हो जाओगे तो तुम्हारी कही हुई एक छोटी सी छोटी बात को भी लोग बहुत ज्यादा महत्व देंगे। और अगर सफल नहीं हुए, फिर तुमने कितना भी ज्ञान अर्जित कर लिया हो, कितनी भी बड़ी बात, कितनी भी गहराई के साथ क्यों ना कह दो, लोग उसको इज्जत नहीं देंगे। अगर खुद इज्जत पाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे परिवार वालों को लोग इज्जत दें, उनको भी पहचाने, तो तुम्हें संघर्ष करना ही पड़ेगा, तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई शॉर्टकट है ही नहीं। तुम अपने आसपास ही बहुत सारे चीजों से सीख सकते हो। जो भी है दुनिया प्रकृति में, सब चीजों से तुम सीख सकते हो। ऐसा क्या है जिससे तुम सीख नहीं सकते? मैं अपनी कहानी एक बताता रहता हूं बार बार लोग, बच्चों को। 2021 की है। मैंने तैयारियां की खूब सारी, और उन तैयारियों का परिणाम तुमको मैं बताऊंगा थोड़ा। पर उससे पहले तुम इतना समझो कि लाइफ में जो भी करना चाहो, जिस भी रास्ते पे निकलना चाहो, उस रास्ते पे तुम्हें बहुत सारी चीजें छोड़नी भी पड़ेंगी, त्याग भी करना पड़ेगा। बिना त्याग किए तुम सब कुछ नहीं पा सकते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कहावत सुनी है ना? तो तुमको भी खोना पड़ेगा, तुम उससे छूटे नहीं रह जाओगे। तो ये 2021 की बात है, नवंबर की। 29 नवंबर को मेरा पेपर लगा था एसआई का, और लगभग 21 या 22 नवंबर से ही मुझे बुखार आ रहा था, बहुत भयंकर। टाइफाइड हुआ था, पर मुझे पता नहीं था। मुझे बस लग रहा था ऐसे ही वायरल फीवर है, सर्दियों का मौसम था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस बुखार है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। मैंने दवाइयां इधर उधर से ली, कई सारे डॉक्टर बदल लिए 7-8 दिनों में, क्योंकि एग्जाम आ रहा था तो स्वस्थ भी होना था जल्द से जल्द। तो कई सारे डॉक्टर बदले, पर कुछ उसका फायदा नहीं हो रहा था। और टाइफाइड में अगर तुमने जल्दी इलाज नहीं कराया तो तुम एकदम बेड पे पहुंच जाओगे, और यही हुआ मेरे साथ। मैंने जांच नहीं कराई और ऐसे ही छोटा मोटा इलाज कराते रहे। और आखिरी में जब 29 तारीख आई, 29 नवंबर को पेपर था, तो उसके एक दिन पहले मैं यहाँ से चला गया लखनऊ। वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है हॉस्टल में, मैं उसके रूम पे चला गया, वहीं जाकर के रुका। तो जब उसके रूम पे जा रहा था मैं, तो जहाँ पे बस उतारती है, वहां से उसके रूम का लगभग दूरी जो है वो 600 मीटर की होगी समथिंग। तो वहां कोई रिक्शा भी नहीं जाता, तो मुझे पैदल ही वो दूरी तय करनी थी। 600 मीटर कोई बहुत बड़ी दूरी भी नहीं है, तो मैंने सोचा चले जाते हैं। पर मेरे शरीर में इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं कैसे भी करके उसके रूम तक पहुंचूं। जब टाइफाइड होता है ना, तो जोड़ों जोड़ों से दर्द होता है, आंखों से ऐसा लगता है धुआं निकल रहा होता है, बुखार इस कदर का होता है। मेरी उंगलियों, एक एक उंगली के जोड़ से दर्द हो रही थी, पैरों से तलवों तक में ऐसा लग रहा था छाले पड़े हुए हैं, चलने में इतनी दिक्कत हो रही थी। कैसे ना कैसे करके वहां पहुंचा। उसने हालत देखी और चाय पानी की व्यवस्था की। शाम हो रहा था, तो 11:30 बजे तक हम लोग बातें करते करते ऐसे ही, फिर 12:30 बजे के बाद कब सोए कुछ पता नहीं चला, और रात में 1 बजे नींद खुल गई। नींद खुली उस भयंकर दर्द से जो मेरे उस समय शरीर में हो रहा था। मेरा सर इतनी तेज दर्द से फटा जा रहा था, ऐसा लग रहा था, जब सर बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है ना, तो ऐसा लगता है कि अब उल्टियां हो जाएंगी, और पर उल्टियां होती भी नहीं है। उस कदर का मुझे दर्द हो रहा था। आंखें बंद करते थे तो ऐसा लगता था आंखों से धुआं निकल रहा है, बिल्कुल लाल हो चुकी थी। शरीर का एक एक जोड़ दर्द कर रहा था। बैठने का प्रयास करते थे तो बैठ नहीं पा रहे थे, लेट रहे थे तो पीठ में दर्द हो रही थी। ऐसा शरीर का कोई अंग नहीं बचा था जहां पे दर्द ना हो रही हो। और 1 बजे से लेकर के मैं पूरी रात बैठा रहा। दोस्त को तो जगा नहीं सकते थे, क्योंकि स्वयं की समस्या है, तो दूसरों को क्यों उसमें बीच में लाएं, तो उसकी नींद खराब नहीं कर सकते थे। पर कैसे करके वो 4 बजे के आसपास जग गया। उसने हालत देखी और कुछ चाय वाय की व्यवस्था की, और फिर मैंने वो जो दवाई यहां से ले गए थे उसको मैंने खाया, पर रिलैक्स उससे मुझे कुछ नहीं हुआ। सुबह होते होते मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, मुझे अब खुद से कुछ उम्मीदें नहीं रह गई थी। मैंने उससे इतना ही कहा कि भाई कैसे भी करके मुझे मेरे घर पहुंचा दो।
मेरे मम्मी पापा के पास पहुंचा दो, बस इतना ही चाहिए। उसने मुझसे छूटते ही कहा, क्या करोगे वहां जाके, करने क्या आए थे यहाँ पे, भेजा किस लिए था मम्मी पापा ने तुमको यहाँ पे, एग्जाम देने के लिए ना। तो जब वो भेजे होंगे तो उनके दिमाग में कुछ ये रहा होगा कि वहां जा रहा है मेरा बेटा तो सफल होके आएगा। ऐसे ही जाओगे वापस, बिना लड़े ही हार मान लिए। जीतना हारना तो बात की बात है, तुमने तो लड़ाई ही नहीं लड़ी, ऐसे ही जाओगे, कैसे मुंह दिखाओगे जाके। ऐसी ही कुछ बातें उसने कही और फिर अंदर से एक जोश आ गया कि नहीं यार अब जाएंगे। और ये एग्जाम से जस्ट 1 घंटा पहले की बात है। कैसे भी करके उसने मुझे मोटिवेट किया और मैं जाने को तैयार हुआ एग्जाम हॉल तक। वहां लाइन में लगा, मैंने इतने सारे कपड़े पहन रखे थे, ठंडी का मौसम ही था, 29 नवंबर, ठंडी होती ठीक ठाक, खूब सारे कपड़े पहन रखे थे और लाइन में लगा हुआ था। सुबह सुबह का एकदम फर्स्ट मीटिंग में पेपर था, एडमिट कार्ड लिए हुए, और वो इधर उधर से कहीं से बोतल लेके पानी की बोतल लाया और दवाइयां कुछ दी मुझे, कहा इसको खा लो और पेपर दे के आना। फिर मजाक मजाक में कहा अगर मर भी जाओगे तो घसीट के तुमको तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे, चिंता मत करो, लेकिन एग्जाम दे के आना। ठीक है। वहां लाइन में लगे लगे मैंने दवाई खाई, और जब तक एग्जाम हॉल तक गए, जब तक पेपर चालू नहीं हुआ, तब तक मेरे सर में इतनी तेज भयंकर दर्द हो रहा था, बस यही लग रहा था कि यही एग्जाम हॉल में ही उल्टी हो जाएगी, या मेरा सर फट जाएगा, या मेरी आंखें जलने लग जाएंगी। ऐसा लग रहा था, आंखें बंद कर रहे थे तो धुआं जैसा निकलता, आंसू निकल रहे थे आंखें पलक के बंद करने पे बार बार, ऐसा लग रहा था। जोड़ों में उंगलियों की इतना दर्द हो रहा था कि मुझसे कीबोर्ड की बटनें नहीं दबाई जा रही थी, इतना भयंकर दर्द था। टाइफाइड का उतना नेक्स्ट लेवल पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही पेपर चालू हुआ, शुरुआत के 5 मिनट के अंदर मुझे ये आभास ही नहीं रहा कि मुझे बुखार था इतना भयंकर, मेरा सर इतनी तेज दर्द कर रहा है। मैं 8 दिन से लगातार पीड़ित हूं, मुझे उन 5 मिनट में ही कुछ आभास नहीं रहा। मेरा पूरा और पूरा फोकस किसी चीज पे था तो सामने स्क्रीन पे था, अपने पेपर पे था। वो 2 घंटे मैंने जैसे तैसे पेपर दिया और बाहर आया। बाहर आके मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा था कि चलो एक पड़ाव पार हुआ, इतना तो कर ही लिया, आगे का आगे देखा जाएगा। फिर वहां से वापस आया, घर को फोन किया, कहा कि ले जाओ आके। तो घर वालों ने कहा कि ऐसा करो, तब तक तुम वहीं पे मेरे मामा रहते हैं, कहा कि वहां चले जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। हिम्मत करके कुछ ना कुछ वहां पहुंचे, मामा के यहाँ पहुंचे और वहां पे इलाज कराया गया। जांच वाँच कराई गई, मालूम हुआ टाइफाइड हुआ है, बहुत भयंकर वाला। इलाज चला पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अगले दिन रिपोर्ट आनी थी। अगले दिन फिर 1 दिन गैप करके 1 तारीख को दूसरा एग्जाम लगा था एसएससी जीडी का, वो दिया। उस दिन भी यही हाल था। फिर 1 दिन गैप करके 3 तारीख को एएसआई का एग्जाम लगा था, और एएसआई वाले एग्जाम के दिन ऐसा लग रहा था कि यार सुबह सुबह मुझे ऐसा लगा कि यार चलो छोड़ो, रहने देते हैं, 2 तो दे ही दिए हैं, होना होगा तो इतने में ही हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो 10 एग्जाम और दे लें तब भी नहीं होगा। तो मैं सोचा नहीं देते हैं। फिर अचानक से दिमाग में आया यार सेम सेंटर है, सेम सिटी है, कहीं जाना भी नहीं है, बस 2 घंटे की तो बात है, जाएंगे दे के चले आएंगे, फिर देखा जाएगा। चले गए, मन बनाया। जब तुम्हारा संकल्प दृढ़ होता है ना, तो समस्याएं कितनी बड़ी हो, तुम एक बार हिम्मत करते हो। मैंने फिर से किया हिम्मत कि चलो फिर से कोशिश करते हैं, जाते हैं, देखा जाएगा, और एग्जाम दे करके आए। उसका परिणाम यह रहा कि 3 एग्जाम मैंने दिए, तीनों के रिजल्ट आए और तीनों क्वालिफाई किए मैंने। अगर उस दिन मैं हार जाता, एग्जाम ना देता, तो मुझे जीवन की एक बहुत बड़ी सीख नहीं मिलती है, क्योंकि इंसान खुद की ठोकरों से सीखता है। तो ये खुद का अनुभव मुझे कभी नहीं होता। उस दिन से मैंने ये अपने अंदर बना लिया कि समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें बस ये लगे कि बस आज आखिरी दिन है, तब तक भी तुम्हें हार नहीं मानना है, तुम्हें कोशिश करना है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी बदकिस्मती इतनी हो कि तुम बच जाओ।
फिर तुम मुंह किसको दिखाओगे और क्या कह के मुंह दिखाओगे कि नहीं मुझे कल लग रहा था कि हम मर जाएंगे इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया। 1 मिनट भी अगर तुम्हारी सांसें और चल रही हैं तो तुम्हें 1 मिनट उस क्षण में भी तुमको अपना प्रयास करना पड़ेगा, अपना 100% देना ही पड़ेगा। तुम्हें हारना नहीं है। तुम हार जाओगे उसी दिन मर जाओगे। जब तक तुमने खुद में हार नहीं मानी है तब तक तुम्हारी हार होगी ही नहीं। मान लोगे तो हार है और ठान लोगे तो जीत है। तो ठान लो कि हारना तो है ही नहीं, किसी भी कीमत पर, कुछ भी हो जाए। अगर मेरे पास एक मौका है तो मैं उस एक मौके में भी 100% दूंगा अपना। उस एक मौके को भी मैं अपना 100% दूंगा, जिसमें एक मौका ही मेरे लिए काफी है। एक मौका मिलेगा, मैं उस एक मौके के लिए भी लड़ूंगा और उतनी ही क्षमता से जितना अगर मेरे पास 100 मौके होते तब लड़ता। कहने का मतलब यह है कि तुम्हें कहीं से भी छोटा सा भी अगर एक अवसर मिले तो उस अवसर को तुम्हें छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पर। तुम्हें उस अवसर को भुनाना है। कुछ भी हो जाए तुम्हें लड़ना है, तुम्हें जीतना है, क्योंकि दुनिया जीतने वालों को याद करती है, हारने वालों का संघर्ष कोई नहीं याद करता। इसलिए तुम्हें जीतना ही पड़ेगा।